हेलो बच्चों, आज जो है हम जो अपना चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर जो है हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि जो वीबीटी थ्योरी आई थी, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में हम कहते हैं इसको वीबीटी। इस थ्योरी की बात करेंगे। एक्चुअली क्या था कि जो VSEPR कंसेप्ट था, उसने कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के शेप बनाना हमें बताया था और वो काफ़ी कामयाब थ्योरी थी। पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिसके शेप्स के बारे में VSEPR नहीं समझा पाई, तो उसके लिए दो थ्योरीज आई थी समझाने के लिए। एक का नाम MOT था और एक का नाम VBT। तो आज हम जो है उसमें से एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये हिटलर और डंडल दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1927 में इसको दिया था। और एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग, उन्होंने इसको आगे एक्सप्लेन किया था। अब इस थ्योरी में है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो कंसेप्ट है वो ये बताता है कि जब ये दो एटम है, एटम ए और ये एटम बी, इनके बीच में दूरी जो है इनफाइनाइट है। तो जब इनफाइनाइट इसके बीच दूरी है तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं है, ना कोई अट्रैक्शन फोर्सेस है ना रिपल्शन फोर्स। पर जब ये एटम पास आएंगे तो इनके बीच में इंटरेक्शंस पैदा होंगी, उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी पैदा होगा और रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जब ये एटम पास आएंगे और अट्रैक्शन फोर्स जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही क्या होगा, इसके अंदर जो है बॉन्ड की स्ट्रेंथ मजबूत होगी और उतनी ही इसकी एनर्जी घटेगी। पर अगर रिपल्शन फोर्स बढ़ती है तो रिपल्शन फोर्स बढ़ने से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ना मतलब कि मॉलिक्यूल के लिए जो स्टेबिलिटी है वो उसकी घट जाएगी। नेक्स्ट बात ये है कि अभी कैसे बढ़ती है, कैसे काम करती है, इसको समझाने के लिए हम इसी थ्योरी को यूज करेंगे जो कि इसी बात को एक्सप्लेन करती है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। H2, एक सिंपल मॉलिक्यूल ले लिया H2, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे पढ़ रहे हैं कि कैसे काम करेगी। तो हमने H2 मॉलिक्यूल ले लिया, H2 मॉलिक्यूल जिसको हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ने वाले हैं, H2 मॉलिक्यूल। तो मान लो ये एटम एक हाइड्रोजन का है और एक दूसरा हाइड्रोजन का है। इसको नाम हमने HA रख दिया और इसका नाम रख दिया हमने Hp। दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं और ये जो है इनका हो गया न्यूक्लियस, जहाँ पर कौन चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव। और इसके क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया है। ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं। मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इसके एटम और इस एटम के बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं होंगी। पर जैसे ही पास आएंगे तो इनके अंदर इंटरेक्शन फोर्सेस पैदा होंगी, अट्रैक्शन फोर्स पैदा होगी और रिपल्शन फोर्स भी होगी। तो कौन कौन सी होगी? एक तो जब ये दोनों पास आएंगे तो इन दोनों में रिपल्शन फोर्स होगी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। एक जो है इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन फोर्स होगी, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन फोर्स होगी। इसका मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर जो नई रिपल्शन फोर्स पैदा हुई है इनके पास आने से, न्यू रिपल्शन फोर्स, वो कितनी है, दो, एक ये और एक ये। अब देखते हैं न्यू अट्रैक्शन फोर्स कौन कौन सी होंगी। जब दोनों पास आएंगे तो ये न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन का इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स पैदा होगा और सेम ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स पैदा होगी। मतलब कि न्यू अट्रैक्शन जो फोर्स होंगी इन दोनों के बीच में, न्यू अट्रैक्शन फोर्स जो होगी वो कितनी है, दो। जब भी किसी मॉलिक्यूल में जब उसके एटम पास होते हैं, अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बराबर हो तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, वो स्टेबल होगा, बॉन्ड बनेगा। ये वीबीटी कहते हैं, क्योंकि जितनी अट्रैक्शन फोर्स है उसको रिपल्शन फोर्स क्या कर देगी, खत्म कर देगी। पर अगर
उनके बीच में जो नई रिपल्शन फोर्स है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू नई अट्रैक्शन के, तो उस केस में उसके बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें हेलियम का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता He2, क्योंकि अगर हम इसको वीबीटी थ्योरी अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जब नई वाली गिनेंगे, इसमें ध्यान रखना है पुराने से कोई मतलब नहीं है, जब वो पास आए हैं तो उसके कारण जो नई अट्रैक्शन फोर्स और जो नई रिपल्शन फोर्स पैदा हुई है उन्हें काउंट किया जाएगा। तो इसमें नई रिपल्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू नई अट्रैक्शन फोर्स के लिए, इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उसमें बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि रिपल्शन फोर्स जितनी बढ़ेगी उतनी स्टेबिलिटी क्या करती है, कम करती है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बराबर है, इसलिए H2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये एग्जिस्ट करेगा और ये स्टेबल भी होगा। ये कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट इसी चीज को अगर हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी डायग्राम, इसी चीज को एनर्जी डायग्राम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस साइड ले रखी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और यहाँ पर हमने ले रखा है अलोंग द एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी, मतलब दो एटम की इसकी दूरी, मतलब ये जो दो एटम है जिनको हम ले रहे थे एग्जांपल में, इनके बीच की दूरी को हम जो है डी ले रहे हैं। तो मान लो हमारे पास जो है जब ये दो एटम थे, दोनों एटम जो आप H2 की बात कर रहे हैं, ये पहले बहुत दूर थे, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इतनी है स्टार्टिंग में, जब इनकी दूरी कितनी है, इनफाइनाइट। और जैसे जैसे पास आएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती जाएगी और रिपल्शन फोर्स घटती जाएगी, और लगातार इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगातार बढ़ रही है कंपेयर टू रिपल्शन फोर्स के। पर लगातार ये चीज घटती रहेगी, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चीज फिर दोबारा बढ़ने लग जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है जहां पर इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, तो ये जो दूरी है इसको हम कहेंगे डी नॉट, मतलब कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई। मतलब बॉन्ड कहाँ बनता है, दो एटम बीच में, जहां पर उनके बीच में बॉन्ड वहां बनेगा उस डिस्टेंस के ऊपर जहां पर उस एटम्स की जो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, और ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ये इसकी होगी एनर्जी की वैल्यू। इस एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्या कहेंगे इसको, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जो एटम्स हैं, जैसे जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में एक मोल बॉन्ड सेम टाइप के टूटने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो जो किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये जो एनर्जी है ये कहलाएगी इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी, और ये कहलाएगा उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर हम एटम्स को और पास लाएंगे तो दोबारा से उसकी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, इसका मतलब कि रिपल्शन फोर्स जो है वो न्यू अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर क्या हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, और वो उससे ज़्यादा हो जाएंगी। उस केस में उसकी एनर्जी फिर बढ़ने लग जाएगी। वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड लेंथ। तो ये हो गया हमारे लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट। अब अगर हम बात करें जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये हम सभी को पता है, तो इस पर फिर बता देते हैं आपको बाय यूजिंग ऑर्बिटल कंसेप्ट। ऑर्बिटल कंसेप्ट से हम बता सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और एक एटम और है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, दोनों के ऑर्बिटल्स जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जब मिल जाएंगे तो उससे जो है एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो इसको अगर ऑर्बिटल कंसेप्ट से समझाया है तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाएगा, और ये वो हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा दिए।
तो ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल दोनों के लिए कॉमन है और इससे हम कहेंगे ओवरलैप ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी और इस तरीके से बॉन्ड बनता है। तो एक बार ध्यान रखिए, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो है होते हैं यूज और दोनों मिल जाते हैं और एक सिंगल ऑर्बिटल बनता है जिसके अंदर दोनों के इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं और वो ऑर्बिटल दोनों के लिए कॉमन होता है। उस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम शेयर करते हैं। तो ये तो अपने आपको बता दिया ऑर्बिटल कंसेप्ट के बारे में। अब बात ये है कि जो बॉन्ड बनते हैं दो एटम्स में वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वीक होते हैं। इनके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स के बीच में वो ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, लेस होती है। ये जो बॉन्ड बनते हैं ये एस पी जो है और पी के ऑर्बिटल्स के बीच बन सकता है, जबकि ये सिर्फ बनता है पी के ऑर्बिटल्स के बीच। जो पी ओवरलैपिंग होती है इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है वो पीजेड और पीजेड के बीच में होती है। दूसरी बात ये है इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बॉन्ड का वो चारों तरफ बराबर बटा होता है, इसका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जबकि इसका जो है इसका होता है अनसिमेट्रिकल। ये कारण ये भी है इसके वीक होने का, मतलब चारों डायरेक्शन में जो क्लाउड है सभी डायरेक्शन में बराबर मात्रा में फैला नहीं होता, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड जो बना हुआ है इसके अराउंड जो रोटेशन होती है वो फ्री होती है। मतलब ये एटम जो है इस बॉन्ड के अराउंड घूम सकता है, पर पाई बॉन्ड में जो रोटेशन है वो फ्री नहीं होती, वो ब्रेक हो जाएगा। अब थोड़ा बताते हैं सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है। ये तो इसके हो गए बेसिक डिफरेंस। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो बनने का तरीका है उसी में सारी चीजें छिपी हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल और है, ये एस ऑर्बिटल हो गया किसी एटम के, ये दोनों मिलेंगे आपस में तो इनके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी वो इस तरीके से होगी। ये जो है अगर ओवरलैप करेंगे ये इस तरीके से करेंगे। ये हो गया इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या हो गया ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड के अंदर वो होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक्सिस के अलॉन्ग होती है और दोनों ऑर्बिटल्स आमने सामने से मिलते हैं, तो उसमें ओवरलैपिंग जो होती है ज़्यादा होती है। ये तो मैंने एग्जांपल ऐसे बताया, ऐसे पी का भी हो सकता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल और मिल गया है, तो ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड दिखाने के लिए ये सिंबल होता है और पाई के लिए ये होता है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होती है। इससे जो क्लाउड बनेगा, ये जो क्लाउड है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो क्लाउड है ये सभी डायरेक्शन में क्या रहेगा, बराबर मात्रा में बटा होगा। और जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि पाई बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो सभी डायरेक्शन में सेम है नहीं होती। पाई बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो इस तरीके से होती है। पाई बॉन्ड जो है उनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो इस तरीके से होगी, मतलब ये साइडों से ओवरलैप करेंगे, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग आ सकती है साइडों से, ये इनका ओवरलैप वाला रीजन है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग किससे हुई है, साइडों से।
साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, इसको लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। इस तरीके से जो ओवरलैपिंग बनती है वो कम बनती है। और फिर दूसरी बात ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है वो आधा तो ऊपर रह गया, आधा तो ऊपर रह गया और आधा रह गया नीचे। ठीक है, अब मान लो इनके बीच में जो ये ओवरलैपिंग हो रही है साइडों से, अगर मैं एक एटम को रोक के दूसरे के एटम को घुमाता हूँ तो ये जो ओवरलैपिंग है टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसलिए पाई बॉन्ड के अराउंड एटम का रोटेशन फ्री नहीं होता जब सिग्मा बॉन्ड में ऐसा होता है। तो ये हो गया आपके इसके बारे में कि किस तरीके से इनकी जो है ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होती है। एक चीज क्वेश्चन और आती है कि किसी भी एग्जांपल में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे गिने। तो सिंपल सी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास बेंजीन है, ये बेंजीन हो गया, हमने बेंजीन बना लिया। अब बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और पाई बॉन्ड कितने होंगे ये हमें काउंट करना पड़ेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी एटम में पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा बनता है सिग्मा, और सिग्मा के बाद जितने बॉन्ड बनेंगे दो एटम में वो बनेंगे सारे पाई। मान लो किसी एटम दो एटम के इसमें 3 बॉन्ड बने हैं, उसमें सिग्मा 1 होगा और बचे हुए क्या होंगे? 2 क्या होंगे? पाई। तो ये आप इस तरीके से गिन सकते हो। उसके लिए आप उसका ओपन स्ट्रक्चर बना लो और देख लो इसमें कितने बॉन्ड हैं। तो फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड गिने तो कितने होंगे? तो उसके लिए हमें इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? इसके हर कोने में क्या है? कार्बन, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो हर कार्बन की वैलेंसी हम पूरी करेंगे। बॉन्ड तो है वो तो है ही, बचे हुए जो होंगे उससे होगी हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन में कितनी बॉन्ड है? 1 2 3, तो इसकी कितनी वैलेंसी बच गई? तो इस कार्बन में एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, एक इस पे लगा होगा, एक इस पे, एक इस पे, इस तरीके से इसके बाद 6 हाइड्रोजन। तो हम बात गिनते हैं पाई बॉन्ड कितने हैं। तो ये जो है, ये जो 3 है ये तो है पाई बॉन्ड। अब गिनते सिग्मा, ये जो बॉन्ड है जो पहला बॉन्ड बना था बीच में वो सिग्मा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा तो इस रिंग के हो गए और 6 ये बाहर वाले हो गए। तो तुम कितने हो गए? 12। तो ध्यान रखें, पहला बॉन्ड जो बनता है सिग्मा होता है, अगर और बॉन्ड दो एटम में है तो वो फिर है पाई। एक एग्जांपल और लेते हैं काउंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर कर लेते हैं ओपन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन? 3 उसके ऊपर लगाओ, कितने हैं इसके ऊपर हाइड्रोजन? 1, कितने हैं? 2। सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कोई एटम अभी है नहीं जो छुपा हुआ हो। इधर हो गया। अब इसके जो है कितने सिग्मा बॉन्ड? कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा का बच्चे में क्या होगा? एक दिन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 8। और पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड जाओगे वहाँ मिलेगा पाई। तो यहाँ कितने बॉन्ड है? 2। एक को कम कर दो क्योंकि पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, बचे हुए जो बॉन्ड है मिल लो। तो 2 में से एक गया, कितने बचे? 1। तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है? इस तरीके से आप इनको गिन सकते हो।